So the first chapter of class 12th is the solutions. तो सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने से पहले हम ये समझते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्यों हमें सॉल्यूशन पढ़ना पड़ेगा हमारी यूनिट के अंदर, और जो फर्स्ट यूनिट है वो सॉल्यूशन ही क्यों है। तो इसके ऑब्जेक्टिव ये हैं कि इसे पढ़ने के बाद हम डिस्क्राइब कर सकेंगे कि जो फॉर्मेशन है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस का वो कैसे होता है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे बना सकते हैं। और जो दूसरा है वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन डिफरेंट यूनिट्स। अब हमारा सॉल्यूशन है वो अलग अलग यूनिट में कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे इसके अंदर। थर्ड है स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरीज लॉ एंड रॉल्स लॉ। अब हेनरी लॉ क्या होता है, रॉल्स लॉ क्या होता है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी हमें सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर पता चलेगी। नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये सॉल्यूशन आइडियल है नॉन आइडियल है, तो वो किस क्राइटेरिया के बेसिस पे एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट इज डेविएशन ऑफ रियल सॉल्यूशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, कि जो रॉल्स लॉ है वो एक्सप्लेन कैसे करता है कि जो सॉल्यूशन रियल सॉल्यूशन है उसके डेविएशंस कैसे होंगे। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब करेंगे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को, उनके मॉलिक्यूलर मासेस को सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में। और जो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है वो होगा एक्सप्लेन एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिटेड बाय सम सॉल्यूट्स इन द सॉल्यूशन। मतलब कुछ एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं जो कि सॉल्यूट एग्जिबिट करेंगे सॉल्यूशन के अंदर। सो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हम पढ़ेंगे, क्योंकि अब जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि स्टेट हो गया या फिर सीबीएसई बोर्ड हो गया, सब एनसीईआरटी को फोकस करते हुए क्वेश्चंस बनाते हैं, तो लाइन टू लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये पिंक में लिख रखा है कि ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेसेस इन बॉडी अकर्स इन सम काइंड ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन, कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस होते हैं ना, जैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ब्लड के थ्रू से होता है, तो ब्लड क्या है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब हमारा डाइजेशन होता है फूड का, वो भी लिक्विड के अंदर, क्योंकि HCl एसिड उसके अंदर ऐड हो जाता है। तो ये इसके बारे में बता रखा है। तो फर्स्ट लाइन है कि जो नॉर्मल लाइफ है वो रियरली कम अक्रॉस प्योर सब्सटेंसेस, मतलब हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर हम बहुत ही रेयर होता है ये कि प्योर सब्सटेंस के बाद अक्रॉस आए, कि कोई प्योर सब्सटेंस प्रेजेंट हो, क्योंकि मोस्टली जगह पे मिक्सचर्स होते हैं जिसके अंदर दो या फिर ज़्यादा प्योर सब्सटेंस मिक्स होके एक चीज़ बना देते हैं। नहीं, देयर यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस इन लाइफ डिपेंड ऑन देयर कंपोजिशन। उनकी यूटिलिटी और उनका इम्पोर्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, उनकी कंपोजिशन पे, कि वो किस चीज़ से बन के बने हुए हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल लेंगे हम प्रॉपर्टी ऑफ ब्रास। जो जैसे ब्रास है वो किसके मिक्सचर से बना है, कॉपर और जिंक से, और इसकी प्रॉपर्टी क्वाइट डिफरेंट होंगी किससे, जर्मन सिल्वर से, क्योंकि जर्मन सिल्वर के अंदर क्या है, मिक्सचर ऑफ कॉपर जिंक और निकल। अब इसका डिफरेंस पॉइंट क्या हुआ दोनों का, कि ब्रास के अंदर सिर्फ कॉपर और जिंक है और जर्मन सिल्वर के अंदर कॉपर जिंक और निकल है। अब इसके अंदर निकल एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, इस वजह से इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी ब्रास से। ठीक है, और नेक्स्ट है ब्रोंज। अब ब्रोंज किससे बन के मिलता है, कॉपर और टिन से। अब आप बोलोगे कि इसके अंदर क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं, तो इसका क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर प्रेजेंट इन जर्मन सिल्वर। तो ए ऑप्शन में दे देंगे कॉपर जिंक और निकल, दूसरे में देंगे सिर्फ कॉपर, तीसरे में देंगे कॉपर जिंक, और फोर्थ में दे देंगे कॉपर टिन। तो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने पड़ेंगे, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद करना है कि ब्रास मिक्सचर है कॉपर जिंक का, जर्मन सिल्वर है मिक्सचर कॉपर जिंक निकल का, ब्रोंज मिक्सचर है कॉपर और टिन का। अब बार बार ये टर्म आती है पीपीएम। अब ये पीपीएम क्या है, पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन, के एक पार्ट 1 मिलियन के अंदर कितने किसी चीज़ का प्रेजेंट होगा। जैसे फ्लोराइड आयन है वाटर के अंदर, अब फ्लोराइड तो प्रेजेंट ही होता है ना वाटर के अंदर। अब इसकी भी कंसनट्रेशन डिपेंड होती है
जैसे कि फ्लोराइड आयन पानी के अंदर प्रिवेंट करते हैं टूथ डिके, हमारे दांत गलते हैं ना, उसको प्रिवेंट करता है फ्लोराइड आयन। तो ये ज़रूरी है हमारे वाटर के अंदर, लेकिन इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट भी है, क्योंकि 1.5 ppm से ऊपर अगर ये हो गया ना तो हमारे टूथ को यही मोल्ट कर देगा। ज़्यादातर हमने देखा होगा कि बहुत सारे एरियाज़ में वाटर की वजह से जो टिथ होते हैं लोगों के वो येलोइश हो जाते हैं या फिर डिकम्पोज हो जाते हैं, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है 1.5 ppm तक। ठीक है, इसका एग्जांपल ये भी है कि सोडियम फ्लोराइड इज़ यूज्ड इन रेड पॉइजन। अब देख लो, वही फ्लोराइड है जो 1 ppm तक रखेंगे तो टूथ डिके नहीं होने देगा, 1.5 तक जाएगा तो मोल्ट कर देगा हमारे टीथ्स को। और अब इसी फ्लोराइड को सोडियम के साथ मिक्स करके सोडियम फ्लोराइड जब बनेगा वो रेड पॉइजन में भी काम आता है। और कुछ इंट्रावेनस इंजेक्शंस हमेशा डिज़ोल्व होते हैं वाटर के अंदर कंटेनिंग सोल्ट एट पार्टिकुलर आयनिक कंसंट्रेशन दैट मैच विद ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट सो ऑन। ठीक है, अब है नेक्स्ट इन दिस यूनिट। इस यूनिट के अंदर हम कंसिडर करेंगे कि जो मोस्टली लिक्विड सॉल्यूशन है और उनके फॉर्मेशन कैसे होते हैं। दिस विल बी फॉलोड बाय स्टडिंग एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्यूशन। ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़ सॉल्यूशन की कि एक सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसे कि उसकी वेपर प्रेशर, उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो हम बिगिन करेंगे, मतलब हम शुरुआत करेंगे किस चीज़ से, कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, उनके वेरियस अल्टरनेटिव्स जिसके अंदर कंसंट्रेशन सॉल्यूट की एक्सप्रेस हो सकती है लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर। तो अब पहला पॉइंट है कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन, के सॉल्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं। ये तो हम डेली लाइफ के अंदर भी पता चलता है, जैसे कि सॉल्यूशंस हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है, दो या फिर दो से ज़्यादा कंपोनेंट का, या फिर बाय होमोजीनियस मिक्सचर वी मीन दैट इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। इसका बिल्कुल जनरल एग्जांपल देखो, पानी के अंदर हम चीनी को घोलते हैं ना, तो जब चीनी पानी के अंदर पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाती है तो वो क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसके अंदर हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि पानी कौन सा है और चीनी कौन सी है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म कंपोजिशन बोलेंगे, कि हर जगह चाहे उसमें से पूरे ग्लास पानी में से कहीं से भी कुछ भी कौन सा भी पार्ट उठा लो उसके अंदर सेम मात्रा मिलेगी पानी की और चीनी की। ठीक है, क्योंकि वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो चुका है। जनरली जो कंपोनेंट है जो कि प्रेजेंट है लार्ज क्वांटिटी के अंदर उसे हम सोलवेंट बोल देंगे। जैसे चीनी और पानी का घोल है, उसके अंदर जो वाटर है वो तो सॉल्वेंट होगा क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर है, और जो चीनी है वो कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, तो उसे बोल देंगे हम सोल्यूट। और सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के ही क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, इन दिस यूनिट वी शैल कंसिडर ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। इस यूनिट के अंदर हम सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन को ही कंसिडर करेंगे, मतलब वो सॉल्यूशन बाइनरी कौन से होंगे जिसके अंदर दो कंपोनेंट हो, राइट। तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट हैं जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और फिर गैसियस स्टेट, जो कि समराइज हो चुका है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब ये टेबल है नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा HTET, CTET या फिर KVS, NVS, CBSE बोर्ड हर जगह पूछे जाते हैं MCQ टाइप में। अब आप सोचोगे कि इसमें से क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा, तो सिंपल ऐसे पूछ लेंगे जैसे कि अमलगम ऑफ मरकरी डिज़ोल्व इन सोडियम वो किस टाइप का सॉल्यूशन है, तो हम क्या बताएंगे कि वो सॉलिड सॉल्यूशन है। ठीक है, क्योंकि लिक्विड सॉल्यूट डिज़ोल्व हुआ है सॉल्वेंट सॉलिड के अंदर, राइट। अब इस टेबल को अच्छे से जनरलाइज ऐसे कर सकते हैं कि जो पहला टाइप है वो है गैसियस सॉल्यूशन। अब गैसियस सॉल्यूशन हम इसे कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट। तो जो पहला पार्ट है उसके अंदर सॉल्यूट क्या होगा, गैस होगा, और सॉल्वेंट भी गैस होगा।
तो इसका एग्जाम्पल होगा मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन विद नाइट्रोजन गैस। अब ऑक्सीजन सोल्यूट है और सॉल्वेंट है नाइट्रोजन, दोनों गैस हैं, दोनों का मिक्सचर क्या होगा, गैसियस सॉल्यूशन। दूसरे एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि सोल्यूट को लिक्विड बना देते हैं और सॉल्वेंट गैस ही रहेगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है कि क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, लिक्विड CHCl3 जिसका फॉर्मूला होता है, उसे जब हम मिक्स करते हैं ना नाइट्रोजन गैस के साथ तो वो गैसियस सॉल्यूशन बनाता है। अब थर्ड है सॉलिड इन गैस। कैम्फर कपूर आपने देखा होगा, वो क्या है, सॉलिड है, लेकिन जब हम उसे सॉल्वेंट गैस के अंदर मिक्स करेंगे ना तो वो गैसियस सॉल्यूशन बना लेगा, राइट। अब है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि जो सॉल्यूट है वो वेरी करता रहेगा, जैसे एक बार गैस ले लिया, एक बार लिक्विड, एक बार सॉलिड, लेकिन जो सॉल्वेंट है ना वो हमेशा लिक्विड ही रहेगा। तो इसका एग्जांपल है जैसे गैस ऑक्सीजन होगी, उसे डिसॉल्व करेंगे हम वाटर के अंदर, तो ये क्या हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन का, ठीक है। दूसरा हो गया लिक्विड इन लिक्विड। अब सोल्यूट लिक्विड इथेनॉल है, CH3CH2OH, उसे जब हम डिसॉल्व करेंगे ना वाटर के अंदर तो क्या फॉर्म होगा, लिक्विड सॉल्यूशन। और तीसरा है सॉलिड इन लिक्विड। तो जो ग्लूकोज है C6H12O6, उसे जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सॉलिड सॉल्यूशन, कि सॉलिड सॉल्यूशन हम कैसे बना सकते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इनके अंदर आपने एक कॉमन चीज़ देखी होगी कि गैसियस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट हमेशा गैस रहता है, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड रहेगा, और सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट हमेशा ही सॉलिड लिया जाता है, ठीक है। अब सॉल्यूट को वेरी करेंगे सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर, तो पहले गैस ले लेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, उसे किस में डाल दिया, पैलेडियम मेटल पे डाल के, आपको पता है हाइड्रोजनेशन कराते हैं, एडिशन ऑफ H2, तो ये वही है कि H2 एडजॉर्ब होता है प्लेटिनम मेटल के ऊपर, तो ये सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म कर लेता है। सेकंड है लिक्विड हम लेते हैं, अमलगम ऑफ मरकरी Hg2Cl2, ये इसका फॉर्मूला है। जब इसे हम सॉलिड जो सोडियम मेटल है उसमें डिसॉल्व करेंगे तो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। नेक्स्ट इज सॉलिड इन सॉलिड। तो सॉलिड इन सॉलिड क्या होगा कि सॉल्यूट भी सॉलिड ले लिया और सॉल्वेंट भी सॉलिड ले लिया, तो इसका एग्जांपल होगा कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड। ये एग्जांपल एज इट इज़ KVS के टायर 1 में आया हुआ है, कॉमन PGT सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं कि सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल क्या है, उसके ऑप्शन में लिख रखा था कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड, तो ये उसका एग्जांपल था। अब है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब हमने ये तो देख लिया कि सॉल्यूशन कैसे होमोजीनियस होगा और कैसे हम फेज डिफरेंट करके उसे कैसे बनाएंगे। अब कंसंट्रेशन टर्म्स जो बार बार यूज़ होती है ना सॉल्यूशन के अंदर, उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो जो कंपोजिशन होता है सॉल्यूशन का वो डिस्क्राइब हो सकता है कैसे, एक्सप्रेसिंग इट्स कंसंट्रेशन, कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसे कंसंट्रेशन की टर्म्स में। और जो लेटर है वो एक्सप्रेस कर सकता है या तो क्वालिटेटिवली या क्वांटिटेटिवली, मतलब जो कंसंट्रेशन है वो या तो हम एक्सप्रेस कर दे क्वालिटेटिवली, ठीक है, या फिर क्वांटिटेटिवली। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जो क्वालिटेटिवली है उसे हम बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है, देयरफॉर रिलेटिव वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी चीज़ को आप डाइल्यूट उस टाइम पे बोलोगे जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो। अब जैसे आपने एक जग पानी ले लिया और उसके अंदर डाला चीनी की 2-4 क्यूब्स, तो क्या बोलेंगे हम कि जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है। अब एक तरफ आपने ले लिया पानी का एक छोटा सा ग्लास और उसके अंदर डाल दी 1 कटोरी चीनी, तो वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा, क्योंकि उसमें सोल्यूट की मात्रा इतनी ज़्यादा है रिलेटिव टू सॉल्वेंट, तो ये होगा।
अब सेवरल वेज हैं जिससे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे वेज हैं, जैसे कि मास परसेंटेज हो गया। अब मास परसेंटेज क्या है? मास परसेंटेज किसी कंपोनेंट का होगा, मास परसेंट ऑफ द कंपोनेंट, मतलब वेट बाय वेट। ऊपर ले लिया मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ये तो नॉर्मल है। जैसे किसी चीज़ को हम तोलते हैं, वेट करते हैं किसी चीज़ का। जैसे एक थैले के अंदर हमारे 5 किलो आलू हैं, ठीक है, और उसमें से हमने एक आलू का वेट देखना है, तो हम क्या करेंगे? पूरे थैले का वेट देखेंगे और उसमें से एक आलू का वेट कर लेंगे। अब एक आलू का वेट डिवाइड बाय पूरे थैले का वेट और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये क्या हो जाएगा? मास परसेंटेज हो जाएगा। क्योंकि कंपोनेंट, एक कंपोनेंट जिसका हमने निकालना है उसका मास और नीचे पूरे सॉल्यूशन का मास और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, तो ये होता है मास परसेंटेज। अब इसका एग्जांपल जो बुक में दे रखा है वो देखो। अगर सॉल्यूशन है, डिस्क्राइब हो रहा है, जैसे आपको लिख के दे दिया कि 10% ग्लूकोज है पानी के अंदर, तो इससे आप क्या समझते हो? तो 10% ग्लूकोज का मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम तो ग्लूकोज है और 90 ग्राम पानी है, और उन दोनों को मिला के कितना बन रहा है? 100 ग्राम सॉल्यूशन के। 100 ग्राम के सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम ग्लूकोज ऐड कर रखा है। अब 100 में से 10 गया, कितने हो गए? 90, तो 90 ग्राम हो जाएगा वाटर, जो कि सोलवेंट पार्ट है। ठीक है, अब है कंसंट्रेशन डिस्क्राइब्ड बाय द मास परसेंटेज कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन। मतलब इसे यूज़ भी करते हैं किसमें? इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर। अब जब बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं उनके अंदर एक एक चीज़ का थोड़ी ना देखेंगे, उन्हें तो ज़्यादा सॉल्यूशन बनाने हैं जो ये केमिकल हमारी लेबोरेटरीज़ में होते हैं, या फिर कोई नया जो भी बनाते हैं तो वो इसी मेथड का यूज़ करते हैं, मास परसेंटेज की। एक उसका मास कितना है रिलेटिव टू पूरी सॉल्यूशन। ठीक है, अगला है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होगा? दोनों टर्म वॉल्यूम होगी, जो फॉर्मूले में भी दिख रहा है कि वॉल्यूम परसेंटेज कंपोनेंट का क्या होता है? वॉल्यूम कंपोनेंट की बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, कि एक जो ऐसे दोनों चीज़ लिक्विड होगी, एक हो गया नमक का पानी, ठीक है, एक हो गया सादा पानी। अब नमक का पानी आपने डाल दिया सादी पानी के अंदर, ठीक है। अब आपको देखना है कि क्या वॉल्यूम होगी उस कंपोनेंट की, तो आप क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट मतलब नमक के पानी की वॉल्यूम देखेंगे बाय में टोटल वॉल्यूम, वो मिलाने के बाद कितनी वॉल्यूम बन गई, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो वो हो गया वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसमें सिंपल एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि 10% इथेनॉल सॉल्यूशन पानी के अंदर। इसका क्या मतलब होया? अब मास था तो उसमें हम ले रहे थे कि इतना मास है, अब ये वॉल्यूम की टर्म्स में पूछ रहा है। ठीक है, इथेनॉल क्या होता है? लिक्विड सॉल्यूशन। इथेनॉल का सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये लिक्विड में प्रेजेंट है, मतलब वॉल्यूम देखी जाएगी, इसकी मास नहीं देखा जाएगा। सॉलिड होगा तो मास देखा जाएगा, और लिक्विड फॉर्म में होगा तो वॉल्यूम देखी जाएगी। ठीक है, अब 10% इथेनॉल सॉल्यूशन है पानी के अंदर, तो इसका ये मतलब होता है सिंपली कि हमने 10 ml इथेनॉल को डिज़ोल्व कर रखा है वाटर के अंदर। ठीक है, अब टोटल सॉल्यूशन कितना बना? परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे डिवाइड बाय 100, तो नीचे 100 आ गया, इसका मतलब टोटल कितना है? 100, और 100 में से कितना आया? 10। 10 तो क्या है? सोल्यूट, और बच गया 90, तो 90 ml क्या हो गया? सोलवेंट। 10 ml सोल्यूट और टोटल सॉल्यूशन 100 ml, ये मतलब होता है इसका। अब सॉल्यूशन कंटेन करते हैं लिक्विड्स आर कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन दिस यूनिट, मतलब जो सॉल्यूशन, वही जो बताया था मैंने कि जो सॉल्यूशन जो लिक्विड्स के अंदर होते हैं वो इस कंसंट्रेशन टर्म को यूज़ करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल हो रहा है, जैसे कि 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एन एंटीफ्रीज इज यूज्ड इन कार फॉर कूलिंग द इंजन। ठीक है, at this concentration the antifreeze lowered the freezing point of water to 255.4 Kelvin या फिर -17.6 डिग्री सेल्सियस। अब इससे CBSE बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा, या फिर कोई भी एग्ज़ाम है केमिस्ट्री का तो उसमें ये पूछ लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज़ यूज्ड एन एंटीफ्रीज
in cooling the engine used in the cars। तो आपसे ऑप्शन में दे देंगे इथाइलिन ग्लाइकोल या फिर मिथाइल ग्लाइकोल या फिर ऐसे ही करके 3-4 एग्जाम्पल दे देंगे। तो आपको ऑप्शन टिक करना है इथाइलिन ग्लाइकोल, या फिर इसका टेम्परेचर पूछ लेंगे कि ये कंसंट्रेशन है जो एंटी फ्रिज की वो कितने से लोअर करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट को, तो 255.4 केल्विन। ठीक है, तो ये ऐसे यूज़ होते हैं, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन ऐसे आते हैं। थर्ड पॉइंट है मास बाय वॉल्यूम। अब ये सिंपल सा वही है कि सोल्यूट होगा वो सॉलिड में और वॉल्यूम ले रहे हैं अगर हम, इसका मतलब सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड में। ठीक है, तो ये टर्म कॉमनली यूज़ होती है मेडिसिन या फिर फार्मेसी के अंदर, जिसके अंदर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिखाया जाता है और जो मास है सोल्यूट का वो डिज़ोल्व होता है 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन। ये तो भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पार्ट्स पर मिलियन होता है कि जब एक सोल्यूट प्रेजेंट होता है ट्रेस क्वांटिटी, मतलब इतनी छोटी सी क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होगा सोल्यूट। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्या हो गया, एक दाना चीनी का, वो भी कितने में, पूरे बड़े टैंकर के अंदर डाल दिया यूं, या फिर इससे भी स्मॉल 10⁶ पावर से। ठीक है, वो होता है पार्ट्स पर मिलियन ppm। अभी इसका फॉर्मूला जो है ये है नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 10⁶। मतलब ऊपर तो नंबर ले लेंगे कि कितने कंपोनेंट वो जो सॉल्यूट है उसके कितने नंबर है, और नीचे ले लेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन के अंदर जो पूरा कंपोनेंट है उसके कितने पार्ट, और मल्टीप्लाई करेंगे 10⁶। ठीक है, एज इन द केस ऑफ परसेंटेज के केस में क्या था कि जो कंसंट्रेशन है पार्ट्स पर मिलियन कैन बी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज मास टू मास, या फिर वॉल्यूम टू वॉल्यूम, या फिर मास टू वॉल्यूम। मतलब इसके अंदर तीनों टर्म्स आ सकती हैं, मास टू मास भी हो सकता है, मास टू वॉल्यूम भी, वॉल्यूम टू वॉल्यूम भी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लिया 1 लीटर सी वाटर है जिसका वेट है 1030 ग्राम, और उसके अंदर कितना ऑक्सीजन, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन 6 × 10⁻³ ग्राम। सच ए स्मॉल कंसंट्रेशन इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज, मतलब इतनी छोटी सी कंसंट्रेशन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 5.8 ग्राम पर 10⁶ ग्राम ऑफ सी वाटर, मतलब 5.8 ppm बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन है पोल्यूटेंट्स की वाटर के अंदर या फिर एटमॉस्फेयर के अंदर, उसे हम एक्सप्रेस करेंगे μg/ml या फिर ppm। ठीक है, अब नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कॉमनली यूज सिंबल होता है, मोल फ्रैक्शन इज x। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, ये इसका फॉर्मूला होगा। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो इस यूनिट अब तक इस वीडियो में यहाँ तक रखते हैं, अगली वीडियो में आगे से जो भी सजेशन आप हमें बताइए। थैंक यू। अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट एंड शेयर एंड लाइक।